हाय गाइस, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैथ के साथ साथ इस बार साइंस में भी तहलका मचाना है। इस प्लेटफॉर्म पर दोनों को सॉल्व करना है, साइंस को भी देखना है और मैथ को भी देखना है, और आपको दोनों सब्जेक्ट में बेहतर करना है इस बार। और इस बार के एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट लेकर के आना है। तो बेहतर रिजल्ट आएगा कैसे दोस्त? आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपके एग्ज़ाम को देखने को मिलेगा। और आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, आपके एग्ज़ाम तक हम आपको साथ देने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रतिबिंब तक। उसमें एक चर्चा चला था कि प्रकाश के किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, ये आप सुने होंगे या तो फिर पीछे वाले जो पार्ट 1 होगा उसमें आप जा करके देख सकते हैं। उसमें ये बात आपको सुनने को मिलेगा कि दर्पण से परावर्तन के बाद। तो वो दर्पण क्या था वो हम उस दिन देखे थे, सिर्फ समतल दर्पण के बारे में समझे थे। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण, और इसका ही प्रकार होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं दोस्त। आपसे अगर डिफिनेशन पूछे एग्जामिनर कि गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या बताए? पिछले वीडियो में बताया कि रट्टू मल नहीं बनना है। हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। और आई होप, इतना विश्वास है मेरा कि आप इस बार के एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। चलिए आप सेशन को देखते हैं। हमसे बोला जा रहा है गोलीय दर्पण। यहाँ पे क्वेश्चन हमने नहीं बनाया, सिर्फ आपको ये टॉपिक समझना है। पहला टॉपिक अपना क्या है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं या गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा देखने को। चलिए इसको हम समझते हैं। हम इसका डिफिनेशन ऐसे देंगे कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। तो आप जानते हैं दोस्त, खोखले गोले की बात चला है तो हम ऐसे यहाँ पे फिगर बनाएंगे। ये अपना खोखला गोला हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं दोस्त, इसके अंदर कुछ नहीं है तो ये खोखला है। तो बोले गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले की एक भाग होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अभी देखिए खोखला गोला है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, तब जाकर के कौन से दर्पण प्राप्त होगा। तो देखिए एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। तो आपको समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। आप जानते हैं कि आपको डिफिनेशन अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं, तो आप सिंपल वे में क्या जवाब देंगे कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो चलिए दोस्त आगे हम देखते हैं अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण का डिफिनेशन हम देंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अवतल दर्पण होता कैसा है, और अवतल दर्पण को फिगर से जब समझेंगे दोस्त तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगा। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है यहाँ पे कि कैसे हम डिफिनेशन देंगे। सिर्फ ऐसे नहीं कि कॉपी में किसी भी टीचर से पढ़ लिए और वो उसको रटते रहें, या हम पढ़ाएं, हम ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं तो बच्चे को ये समझाते हैं कि आपको रटना नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर रट लिए तो फिर क्या होगा, लंबे समय के बाद आपको एग्ज़ाम देना है। आपके एग्ज़ाम में अभी भी 2-3 महीने, उस एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे, अगर रट करके जाएंगे तो हो सकता है वो बाई मिस्टेक वो भूल भी सकते हैं। तो वो भूलने वाली चक्कर नहीं करना है दोस्त, यहाँ हमको समझना है। तो चलिए अवतल दर्पण की फिगर को हम ड्रॉ करते हैं दोस्त। जब हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे, फिगर अगर हमारे माइंड में रहे दोस्त, तो क्या होगा कि उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्योंकि अगर फिगर माइंड में नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसका डिफिनेशन देने में असमर्थ रह जाएंगे। ये अपना दोस्त अवतल दर्पण है। अब इसको हम डिफिनेशन में कैसे बताएंगे कि अवतल दर्पण होता क्या है या अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे एग्जामिनर कि अवतल दर्पण से आप क्या समझते हैं, या अवतल दर्पण को परिभाषित करें, या अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आपको जिस रूप में पूछे आपको जवाब सिर्फ यही देना है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। अवतल दर्पण के बारे में बताना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। अब ये देखिए परावर्तक सतह होता क्या है, जिस पे आकर के किरण टकराती है, मतलब सूर्य से आने वाली जो रोशनी हो या प्रकाश के किसी भी स्रोत से आने वाली रोशनी हो, दर्पण के जिस तरफ से सटती है या उसमें टकराती है, वही अपना परावर्तक सतह कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे ये अवतल दर्पण बताएं, इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण इधर से आएगी
और दर्पण पे टकराएगी और टकराने के बाद लौटेगी। तो हम आपको बताए थे प्रतिबिंब में कि प्रकाश के किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो अपना प्रतिबिंब कहलाता है। अब हमको देखना है अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण के बारे में डिफिनेशन आपको क्या देना है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। देखिए यहाँ पे ये धंसा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और उभरे हुए भाग पर, देखिए इस भाग को क्या कहेंगे दोस्त, उभरा हुआ, उभरे हुए भाग पर रजतित किया हो या पेंट किया हो या रंगा गया हो तो उसे ही अवतल दर्पण कहेंगे। आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्त, अगर हमारे साथ आप जुड़े रहें तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आपको रटने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे और ये मेरा वादा रहा कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर दिलाना है। और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो एग्ज़ाम के बाद भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हाँ भैया आपके वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला। तो चलिए आज इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि क्या बताएं कि प्रकाश के किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से टकरा करके लौटती है। तो वो बात तो प्रतिबिंब की थी, अब हमको दर्पण के बारे में समझना है। तो देखिए इसके उभरे हुए भाग पर पेंट किया हुआ, इसके उभरे हुए भाग पे रंगा गया है। तो जिसका उभरा हुआ सतह हो और जिस पे रंगा हुआ हो और उसका परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ हो तो वो अपना अवतल दर्पण होगा, ऐसे हम समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला डिफिनेशन क्या है, उत्तल दर्पण। इसको समझने में दिक्कत नहीं आया होगा दोस्त, चलिए उत्तल दर्पण को समझते हैं। उत्तल दर्पण के बारे में बता रहे हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। देखिए यहाँ पर क्या बोले कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, और उत्तल दर्पण में आपको क्या बताएं, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और धंसे हुए भाग पर रजतित किया हो, तब हम उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो चलिए उसका भी फिगर देख लेते हैं दोस्त। ये सी जो है अपना दोस्त, ये वक्रता केंद्र है। इसको जैसे हम इससे पहले बताए थे गोलीय दर्पण में कि किसी खोखले गोले का एक भाग होता है तो उसके केंद्र में एक बिंदु होता है जिसको O होता है। तो यहाँ पर हम C बताए, ये वक्रता केंद्र है, मध्य बात है, बीच की बात है, तो उसको C से इंडिकेट करें। ये अपना वक्रता केंद्र है जिसे C से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस फिगर को देखिए, इसके बाहरी भाग को पेंट कर दिया गया है, ये अपना बाहरी भाग को पेंट कर दिया गया और अंदर की भाग जो है वो धंसा हुआ है जिसको हम बोले परावर्तक सतह। आपसे एग्जामिनर अगर एग्जाम में पूछे कि किस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है तो दोस्त आप आंसर क्या देंगे, अवतल दर्पण। ये अपना है अवतल दर्पण, ये अपना क्या है दोस्त, अवतल दर्पण। इसका डिफिनेशन आपको तो पहले ही बता दिए। आपसे एग्जामिनर अगर एग्जाम में पूछे कि किस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है तो आंसर क्या देंगे दोस्त, अवतल दर्पण। फिर पूछेगा एग्जामिनर कि किस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ, तब क्या देंगे दोस्त आंसर, उत्तल। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कैसे समझे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और धंसे हुए भाग पर रजतित किया हो, धंसे हुए भाग पर पेंट किया गया हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे दोस्त। चलिए ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो दोस्त आप देख रहे हैं इस दोनों फिगर में, आप देख रहे हैं यहाँ पे P है, इसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव का मतलब होता है कि किसी भी दर्पण है, ये दर्पण है और दर्पण के मध्य बिंदु जो अपना ध्रुव कहलाता है जिसे P से सूचित किया जाता है। ये छोटा सा डिफिनेशन है, एग्जामिनर एग्जाम में सब पूछता भी नहीं है, हमको समझना है सिर्फ। तो अब अगला क्वेश्चन क्या हो गया दोस्त, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम कैसे डिफिनेशन देंगे या कैसे समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक की तो कुछ ना कुछ दूरी होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की तो कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो समझिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ना वो अपना वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब इसको डिफिनेशन में कैसे बताएंगे, तो बताएंगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है।
डिफिनेशन देना आसान हो जाएगा दोस्त जब फिगर को समझेंगे। हम आपको क्या बताएं कि दर्पण के ध्रुव जो P है और वक्रता केंद्र C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और दोस्त इसे R के द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल R के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कौन सा R के द्वारा सूचित किया जाता है? कैपिटल R के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आप भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा रहा। अब देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हम समझ गए, अब हमको मुख्य फोकस समझना है। और दोस्त ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2 नंबर में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़े भी होंगे, कहीं भी ऑफलाइन टीचर से पढ़े होंगे, आपको ऐसे पढ़ाया गया होगा, लेकिन आप यहाँ आप कैसे समझेंगे वो देखिए। मुख्य फोकस को डिफिनेशन देना बहुत आसान है। कैसे देंगे? प्रकाश के किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण, देखिए यहाँ पे सभी में बोला जा रहा है प्रकाश के किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के, देखिए दोस्त ये अपना मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही अपना दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है, और इसे कैपिटल F के द्वारा सूचित किया जाता है। तो दोस्त उसको हम समझेंगे कैसे? देखिए ये आने वाली किरण हो गया, ये तीर से दिखा देंगे, ये आने वाली किरण हो गया, ये दर्पण से टकरा गई और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजर रही है, तो देखिए यहाँ पे आपके इस बिंदु से होकर के गुजर रही है, जिसको हम बोले हैं कि कैपिटल F के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसको डिफिनेशन कैसे देंगे दोस्त? प्रकाश के किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे कैपिटल F के द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्त यहाँ से आपसे एग्जामिनर अगर एग्जाम में पूछे कि मुख्य फोकस को कौन से लेटर से सूचित किया जाता है, तब वहाँ पे आप जवाब क्या देंगे? कैपिटल F से। तो इसको भी आप समझ गए होंगे दोस्त, कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हमको मुख्य अक्ष समझना है। अभी बताएं, अब देखिए ये आने वाली किरण है जिसको हम आपतित किरण पहले ही बताए थे। तो प्रकाश के किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण और इस किरण के जो समांतर जो खींची गई रेखा होती है, जो ध्रुव से लेकर के खींची गई रेखा होती है, वही अपना मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए इस रेखा के समांतर ये तो किरण है, और किरण आकर टकरा रही है, टकराने के बाद लौट रही है, मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है। तो ये मुख्य फोकस जो होता है वो मुख्य अक्ष के किसी भी एक बिंदु का नाम कहा जाता है। तो ये जो अपना आपतित किरण है, इसके जो समांतर जो रेखा खींची जाती है वही अपना क्या कहलाती है दोस्त? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए फोकस दूरी को समझते हैं दोस्त। ये है अपना फोकस दूरी। तो आप देख रहे हैं फिगर में, ये अपना ध्रुव है P है, और ये मुख्य फोकस अपना आ गया F। तो अब इसका डिफिनेशन हमको देना है। तो डिफिनेशन देने का मतलब हो गया कि इसको ऐसे समझाएंगे कि दर्पण के ध्रुव जो अपना P लेटर है, दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। डिफिनेशन कैसे देंगे दोस्त? दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F तक की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f के द्वारा सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को कैपिटल F से और फोकस दूरी को स्मॉल f के द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्त यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हमको जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछा करता है वो क्वेश्चन को देखना है दोस्त, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर से आप तैयारी कर रहे होंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है, और आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अधिकतर क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्त, आपको 10 से 11 क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो हम इतना आपसे वादा कर रहे हैं कि आपके 8 से 9 लेटेस्ट 10 तक क्वेश्चन हम अपने वीडियो से आपको दिखाएंगे, और ये मेरा वादा रहा है। और इस एग्ज़ाम तक जो आपके 2023 में एग्ज़ाम होना है वहाँ तक हम साथ देने वाले हैं दोस्त। सिर्फ आपका काम ये है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और साथ में आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। और उनको भी ये सजेशन दे कि इस प्लेटफॉर्म पे साइंस और मैथ की अच्छी क्लास होती है। तो दोस्त इससे क्या होगा कि हमको भी थोड़ा सा पढ़ाने में आपको मन लगेगा, क्योंकि हम आपका साथ दे रहे हैं। इसमें कोई पैसा या चार्ज आपसे नहीं मांगा जा रहा है, आपको साथ देना है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और वीडियो को शेयर करके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त?
अवतल दर्पण का उपयोग, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपके एग्जाम में पूछा करता है एग्जामिनर। इसको भी चुटकी में उड़ाना है, पानी की तरह उड़ा देना है, धुआं धुआं कर देना है इस क्वेश्चन को। बोला अवतल दर्पण का उपयोग बताए, तो क्यों नहीं उपयोग बताएंगे, मेरे माइंड में ये है, उपयोग बताएंगे। ऐसे अपने आप को स्ट्रांग करना है दोस्त, ये नहीं कि क्वेश्चन देखे और माइंड में ये करने लगे भाई अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, ऐसा नहीं, माइंड को क्लियर करके रखना है दोस्त, समझना है सिर्फ। हम ऐसे बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो डायरेक्ट बताएंगे डॉक्टर के यहाँ। फिर डॉक्टर के यहाँ क्यों होता है, तो भाई डॉक्टर के यहाँ जो इसका उपयोग होता है रोगियों के नाक, कान तथा गले की बीमारियों को देखने में किया जाता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्त कि डॉक्टर के यहाँ इसका उपयोग क्यों होता है, उत्तल दर्पण का क्यों नहीं हो जाता है, तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि वो प्रतिबिंब को ना बड़ा करके दिखाता है, जिससे डॉक्टर को आसानी होती है उस डिजीज को पहचानने में, देखने में आसानी होती है, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होगे दोस्त, डॉक्टर के यहाँ, क्यों, रोगियों के नाक, कान, गले की बीमारियों को देखने में। फिर देखिए पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग बताए गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में या टॉर्च में, इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बताए दोस्त, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट और उसके बाद टॉर्च में किया जाता है, ये दूसरा उपयोग हो गया। देखिए तीसरा उपयोग इसका और ही बहुत ही ईजी है और आप रेगुलर अपने दैनिक जीवन में इस बात को देखते हैं। हम लोग अपने बाल को या दाढ़ी को बनाने के लिए किसी नाई के पास जाते हैं और वहाँ जो मिरर लगा होता है, वहाँ जो आईना लगा होता है दोस्त, वो जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के यहाँ क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग मतलब क्या है कि मरीजों के देखने के लिए ही क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब जो होता है दोस्त वो वस्तु के अपेक्षा बड़ा होता है, तो उस वस्तु के अपेक्षा बड़ा होता है, जिससे डॉक्टर को क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है देखने में। अब हम बताएं कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में, टर्च लाइट में किया जाता है। फिर देखिए अवतल दर्पण का उपयोग बताया हम नाई के यहाँ किया जाता है। अब वो नाई क्या होता है दोस्त, वो नाई होता है जो बाल दाढ़ी बनाने का काम करता है। फिर उसके यहाँ ये मिरर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्वेश्चन तो बन सकता है। तो आपको कैसे जवाब देना है कि अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के अपेक्षा बड़ा होता है। जैसे ही बड़ा फिगर बनाएगा तो नाई को बाल को काटने में आसानी होगी, कहीं बड़ा कहीं छोटा ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग नाई के दर्पण के रूप में किया जाता है या नाई के यहाँ किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्त। हम आपके ऐसे दिमाग में उतारेंगे कि लंबे समय तक आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, और ऐसा पढ़ाई आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे वीडियो को, इससे भी बेस्ट करेंगे आपके साथ, एग्जाम तक साथ देंगे आपका। फिर देखिए आप उत्तल दर्पण का उपयोग देखना है दोस्त, ये तो आप देख लिए, इसका 3 प्रकार हो गया। कैसे, आप ऐसे बताएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के यहाँ रोगियों के नाक, कान, गले की बीमारियों को देखने में किया जाता है, और अवतल दर्पण का उपयोग सर्च, टर्च लाइट और उसके बाद क्या होता है गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। दोस्त आसान कर देंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, हम इतना आसान कर देंगे कि आप दूर दूर तक सोचेंगे भी नहीं। अब देखिए अगला क्या है पॉइंट दोस्त, उत्तल दर्पण का उपयोग। अरे जब अवतल दर्पण का उपयोग जब हम इतना आसान से समझ गए तो फिर ये उत्तल दर्पण क्या है इसको भी समझेंगे, ये अपने आप से वादा करेंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, जो बाहर से हम क्या करते हैं रातों में निकलते हैं या अंधेरे में निकलते हैं तो उस लाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस दर्पण का उपयोग हमेशा जो गाड़ी का जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, वो किया करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो चलिए आज इसको जानते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है वो जितने भी चालक होते हैं उनके बगल में लगा होता है, तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि इसका ही क्यों किया जाता है। तो दोस्त इसमें जो बनता है प्रतिबिंब वो वस्तु के अपेक्षा छोटा बनता है। पहला तो ये रीजन हो गया कि वस्तु के अपेक्षा छोटा बनता है, और इसका जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, मतलब दूर से भी वस्तु को देख करके प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, जिससे चालक को आसानी हो जाती है। बाई दी वे अगर कोई गाड़ी आई पीछे से और दोस्त उसको अगर दिखा नहीं सही से कि कौन सी गाड़ी आ रही है तो उसको उस तरीके से साइड देगा नहीं,
इसमें क्या होगी कि एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका विस्तृत क्षेत्र होता है और पीछे से आ रही गाड़ी को या किसी भी वस्तु को एक छोटा प्रतिबिंब करके दिखाता है, जिससे हमको आसानी हो जाती है साइड देने में। नहीं तो ऐसा अगर नहीं होता तो क्या होता कि छोटी गाड़ी आती है, हमारे पास से आती है और हम समझते बड़ा गाड़ी है, और साइड देने में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। उसके बाद क्या है कि लास्ट स्टेप है आवर्धन। अब देखिए लास्ट स्टेप को भी समझेंगे दोस्त। इसमें क्या है कि अवतल दर्पण में किस प्रकार से फिगर बनता है उसको समझना है, और उत्तल दर्पण में किस प्रकार से फिगर बनता है उसको भी समझना है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्त। लास्ट पॉइंट है दोस्त अपना आवर्धन। आवर्धन को भी हमको आसानी से समझना है। तो इसको डिफिनेशन कैसे है दोस्त कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दोस्त ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा करता है। जब आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसके साथ साथ में क्या होगा कि ये आवर्धन आपको साथ में लगा देगा। तो आपको डिफिनेशन कैसे देना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और इसे m के द्वारा सूचित किया जाता है दोस्त। किसके द्वारा किया जाता है, m के द्वारा, स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है, और इसको v/u के द्वारा सूचित किया जाता है दोस्त। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया और ये वस्तु की ऊंचाई हो गया। सॉरी, इसको v और इसके नहीं, h डैश और h के द्वारा सूचित करते हैं दोस्त। ये अपना आवर्धन का सूत्र हो गया दोस्त। तो दोस्त अगर आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट्स भी करके बताएं कि हाँ ये दोस्त इस पे क्या होता है कि अच्छे से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं इसका सारा क्वेश्चन।